हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्जाम ट्यूटर में। आज हम इस वीडियो में पॉलिटी की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और हम शुरुआत करेंगे भारत के संवैधानिक विकास से। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं तो चीज़ों को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। हमें पता है कि 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर के थ्रू 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र दिया था कि भारत में जाकर के या पूर्वी क्षेत्र में जाकर के वो व्यापार कर सके। देखिए, अंग्रेज जो है भारत आए थे 1600 ईस्वी में। उससे पहले 1498 में पुर्तगाली भारत आ चुके थे, जिसके बाद पुर्तगालियों ने भारत से व्यापार करना शुरू किया। पुर्तगाली भारत से मसाले कम कीमतों पर खरीदते थे और उसको अपने देशों में 16 गुना प्रॉफिट पर बेचते थे, जिससे उन्हें काफ़ी मुनाफा होता था। तो ये बात अंग्रेज़ों को पता थी कि भारत जैसा कोई देश है जिससे पुर्तगाली व्यापार करते हैं और उसी वजह से वे इतने समृद्ध भी होते जा रहे हैं। इसलिए 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए और शुरू में जो है अंग्रेज जब आए थे तो व्यापार करने के लिए भारत आए थे। बाद में उन्होंने व्यापार को बदल दिया प्रशासनिक क्षेत्र में। जब में 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं, तो उसके बाद भारत की शासन व्यवस्था को चलाने लगते हैं और बड़ी संख्या में भारत से धन लूटकर ब्रिटेन ले जाते हैं। ब्रिटेन में भी अंग्रेजों के द्वारा भारत में किए गए गलत कार्यों के कारण अराजकता या अव्यवस्था की स्थिति बन जाती है। इस अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ एक्ट पास किए गए ताकि कंपनी के अधिकारों पर नियंत्रण किया जा सके और कंपनी बेहतर ढंग से काम कर सके। कंपनी ब्रिटेन में विकास को सहयोग करे, न कि अव्यवस्था फैलाने का काम करे, और भारत में भी स्थिति लंबे समय तक बेहतर रखी जा सके। इसलिए कुछ नियम बनाए गए और कंपनी को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया। भारत का जो संविधान बनाया गया उसमें इन्हीं एक्ट्स, इन्हीं अधिनियमों के माध्यम से या इन्हीं अधिनियमों का निचोड़ निकालकर जो पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो भी जानकारी प्राप्त हुई, उसी के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया। तो आज हम इन्हीं अधिनियमों या एक्ट्स को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जब अंग्रेज भारत आते हैं तो वो सबसे पहले कंट्रोल करते हैं बंगाल को, और उसमें एक पद का निर्माण किया जाता है या एक पोस्ट क्रिएट की जाती है जो कि होती है गवर्नर ऑफ बंगाल। इस एक्ट के बाद बंगाल के जो गवर्नर थे उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल को भारतीय मामलों में विनियमन का अधिकार दिया गया, यानी कि अब भारतीय मामलों में विनियमन का यानी रेगुलेट करने का अधिकार किसका होगा? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का होगा। उससे पहले किसका होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। पूर्ण अधिकार किसका होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था ताकि कंपनी अपने मनमाने ढंग से काम ना करे और उस पर कुछ अंकुश लगाया जा सके। राइट। इस एक्ट के माध्यम से कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश थे, और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। याद रखेंगे, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कोलकाता में 1774 में। नेक्स्ट देख लेते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को पूरा करने के लिए या कमियों को सही करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसमें क्या था? इसमें शासन की दोहरी प्रणाली एक कंपनी की तथा दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा लागू कर दी गई। शासन की दोहरी प्रणाली यानी कि एक तो कंपनी का शासन चल रहा था, दूसरा संसदीय बोर्ड का, जो कि ब्रिटेन से चल रहा था। तो दोहरी प्रणाली हो गई। ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों तथा इसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया।
पहले एक्ट में क्या हुआ था, कुछ मामलों में हस्तक्षेप कर सकती थी ब्रिटिश सरकार। अब भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार किसका हो गया, ब्रिटिश सरकार का हो गया। व्यापार को छोड़कर सभी मामले सैन्य, असैन्य और राजस्व के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिए गए। यानी कि व्यापार के मामले किसके पास थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, और बाकी सब मामले यानी कि सैन्य, असैन्य और राजस्व बोर्ड के किसके अधीन कर दिए गए, एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके अधीन कर दिए गए। इस एक्ट के द्वारा भारत के प्रशासन पर गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यों वाली काउंसिल का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस एक्ट के द्वारा भारत का जो प्रशासन था, पूरे प्रशासन पर किसका अधिकार हो गया, गवर्नर जनरल, और उसकी 3 सदस्यों वाली काउंसिल बनाई गई, उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। राइट। अब आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे देख लेते हैं। भारतीय व्यापार के ऊपर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया। भारतीय व्यापार के ऊपर जितने भी कंपनी के एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार था उस पर कंपनी का एकाधिकार सुरक्षित रखा गया, बाकी के अधिकार खत्म कर दिए गए। इसमें भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस चार्टर एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया था। उस टाइम पे 1 लाख रुपए काफ़ी ज़्यादा होते थे, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी। तो याद रखेंगे 1813 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया था। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट मिली। ईसाई मिशनरियों को भारत में जो प्रवेश की छूट मिली वो 1813 के चार्टर एक्ट में मिली। उससे पहले ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट नहीं थी। ईसाई मिशनरी होते हैं जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। राइट। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या चीज़ें थी देखिए। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, यानी कि जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया था। भारतीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जो शक्तियां हैं या पावर जो है वो किसी एक के हाथ में ना होकर उसको बांट दिया जाए, वो कहलाता है विकेंद्रीकरण। और केंद्रीकरण होता है कि जो शक्तियां हैं या पावर होती है वो किसी एक के हाथ में हो, तो वो कहलाता है उस पावर का केंद्रीकरण, प्रशासन का केंद्रीकरण। राइट। नेक्स्ट है बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब तक बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो कौन थे, विलियम बेंटिक थे। दास प्रथा के उन्मूलन के लिए इसी एक्ट में निर्देश दिए गए थे। देखिए दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया, ये किया था एलन ब्रो ने। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के काम किया इन्होंने। तो ये चीज़ें भी याद रखेंगे। अब आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में जो कमियां रह गई थी उनको सही करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए 1853 का चार्टर एक्ट आया। इसमें क्या क्या चीज़ें थी, कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किया गया, विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद की स्थापना कब हुई, 1853 के चार्टर एक्ट में। विधान परिषद द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक पर गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया। जैसे कि अभी राष्ट्रपति और राज्यपाल के हाथ में होता है, तो ऐसे ही गवर्नर जनरल के पास भी वीटो का अधिकार दिया गया था। यानी वीटो क्या होती है, वीटो का मतलब होता है कि अगर कोई विधेयक या प्रस्ताव पारित किया गया तो उसको अस्वीकृत कर सके या रिजेक्ट करने की जो पावर होती है वो गवर्नर जनरल के पास थी। कंपनी से नियुक्तियों से संबंधित अधिकार वापस ले लिए गए। अब नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होने लगी। पहले जो नियुक्तियां होती थी वो कंपनी करती थी, अब नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होने लगी 1853 के चार्टर एक्ट के बाद से। अब आता है 1858 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या प्रावधान थे, भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। अब तक जो शासन कर रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, लेकिन अब उसका अधिकार छीन लिया गया है और वो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया।
नेक्स्ट है भारत के प्रशासन का भार अब ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत का राज्य सचिव कहा जाता था, उसे दे दिया गया तथा इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य की परिषद की नियुक्ति की गई। भारत की जो प्रशासन का भार था अब ब्रिटिश सरकार के मंत्री को दे दिया गया, जिसे भारत का राज्य सचिव, एक अलग से पोस्ट बनाई गई जिसे भारत का राज्य सचिव कहा जाता था, इसको दिया गया। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की अलग से परिषद की नियुक्ति की गई कि ये इसकी सहायता करेंगे या हेल्प करेंगे भारत सरकार को, भारत के प्रशासन को चलाने में। भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा और सबसे पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, राइट। अब आता है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5 सदस्य के रूप में विधिवेत्ता की नियुक्ति की गई। भारत में विभागीय प्रणाली, देखिए विभागीय प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। कैनिंग ने प्रत्येक विभाग को एक एक सदस्य के नियंत्रण में रखा और जो एक विभाग था उसको एक सदस्य के नियंत्रण में रखा गया। कैनिंग ने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है जो अभी भी हमारे देश में चलती है उसकी नींव किसने रखी? ये कैनिंग ने रखी, लॉर्ड कैनिंग ने। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। वह नए प्रांतों की स्थापना एवं उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जैसे अभी भी राष्ट्रपति के पास होती है, आर्टिकल कौन से? 123 की, 123 में। वह इसमें क्या होता है कि वह नए प्रांतों की स्थापना और उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, यानी कि नए जैसे अभी राज्य बनाए भी जा सकते हैं और उनकी सीमाओं में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो ऐसे ही उस टाइम पे प्रांत हुआ करते थे, तो प्रांतों की स्थापना और उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता था, राइट। और ये किसके पास थी? ये वायसराय के पास थी। अब आता है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए? यह मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव और मिंटो भारत के वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसको क्या नाम दिया गया? मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई इसको। केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया। केंद्रीय विधान परिषद 16 से 60 सदस्यों तक बनाई गई। बंगाल, मद्रास, बंबई और संयुक्त प्रांत की विधान परिषद प्रत्येक में 50 सदस्य नियुक्त किए गए और पंजाब, बर्मा और असम की विधान परिषदों में प्रत्येक में 30 सदस्य की नियुक्ति की गई। यानी कि केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया, यानी कि सीट्स उसमें बढ़ाई गई या सदस्य बढ़ाए गए। इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की। कुछ निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए निर्धारित किए गए थे और केवल मुसलमान ही अपने प्रतिनिधियों को वोट दे सकते थे। यानी कि अलग से मुसलमानों के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई थी, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के बाद मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई। सदस्य जो है बजट पर चर्चा कर सकते थे, प्रस्ताव पेश कर सकते थे, जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते थे और प्रश्न भी पूछ सकते थे, किंतु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था। याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन को 8 प्रांतों में लागू किया गया था, जिसमें असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब प्रांत शामिल थे। द्वैध शासन मतलब 2 का शासन, जैसे अभी भी राज्य में राज्य सरकार चलती है और केंद्र सरकार, यानी कि 2 का शासन चलता है, उसे कहा जाता है द्वैध शासन। द्वैध शासन व्यवस्था के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था, जिसे भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया भारतीय कार्य की देखभाल करने के लिए, और उसको जो वेतन दिया जाता था वो कहाँ से दिया जाता? भारतीय राजकोष से दिया जाता था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए थे तथा इन्हें विधि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य व उद्योग विभाग सौंपे गए। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की सदस्यों की जो कार्यकारिणी थी उसमें 8 सदस्य थे। 8 में से 3 भारतीय थे और जिनको विधि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग सौंपे गए थे।
विषयों को पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय भागों में बांटा गया था। राष्ट्रीय महत्व के विषयों को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया था, जिस पर गवर्नर जनरल सह परिषद कानून बना सकता था। तो जो सूची है, जैसे अभी भी चलती है केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो ये जो केंद्रीय व प्रांतीय भागों में बांटा गया था विषयों को, तो ये कौन से भारत शासन अधिनियम के अधीन था? 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत ये जो प्रावधान किया गया था उसमें किया गया था, राइट। नेक्स्ट है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये था भारत के लिए भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस अधिनियम को भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट माना जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में इस अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया। तो देख लेते हैं, भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। जैसे संघात्मक सरकार अभी भी चलती है। प्रांतीय स्तर पर जो द्वैध शासन था, पहले क्या था? प्रांतीय स्तर पर था द्वैध शासन, उसको केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन थे, संघीय सभा और राज्य परिषद, जैसे अभी भी चलती है लोकसभा और राज्यसभा। इसके द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दे दिया गया, यानी कि प्रांतीय विषय जो थे उन पर विधि या कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया था? प्रांतों को दे दिया गया था। गवर्नर जनरल सभी काम मंत्री परिषद की सलाह से करता था, या फिर वायसराय, अभी तो वायसराय होते थे, तो वो जो जितने भी काम करते थे मंत्री परिषद की सलाह से करते थे, राइट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे अधिनियम या एक्ट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अधिनियमों और एक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्ण व्यापारिक अधिकार किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिए गए थे। मुझे आपके आंसर्स का इंतज़ार रहेगा। आप मुझे मेरी वीडियो से रिलेटेड सुझाव चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।